हंडिया थाना प्रभारी संविधान का हत्यारा। यूं आदमी की प्यास को ज्यादा न दाविए, पैरों तले की घास को ज्यादा न दाविए। ऐसा न हो कि खून ये दामन पर जा लगे, जख्मों के आसपास को ज्यादा न दाविए। यह मेरे कुल समय के बड़े हस्ताक्षर ने कहा है। वंदे मातरम साथियों, भारत सरकार ने 12 जुलाई को अधिसूचना जारी कर 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान हत्या दिवस उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। इंदिरा जी की इमरजेंसी की जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम है। देशवासियों को इस दिवस के पालन दिवस के निर्णय पर हार्दिक बधाई। 12 जुलाई को ही मैंने विचार किया कि मैं थानों में, प्रशासनिक निकायों में बैठे संविधान के हत्यारों की करतूतों पर एक सीरीज की शुरुआत संविधान के हत्यारे नाम से शुरू करूंगा। उसी कड़ी का यह पहला एपिसोड है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 154 राज्यों को पुलिस बल स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है और पुलिस इंस्पेक्टर उस बल के भीतर का एक महत्वपूर्ण पद है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों की जांच करने और कानून के शासन को बनाए रखने में इनके महत्व पर जोर दिया है और पुलिस इंस्पेक्टर को एक संवैधानिक पद के रूप में मान्यता दी है। सवाल यह उठता है कि देश के पुलिस थानों में संवैधानिक पद पर बैठे दारोगा जब कानून की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं, खुलेआम संविधान की हत्या कर रहे होते हैं, तो ऐसे संविधान के हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का प्रावधान या व्यवस्था इस देश में है या नहीं, मुझे पता नहीं। क्योंकि आप इनके खिलाफ कोई शिकायत करके देखिए, जिसकी आप शिकायत करेंगे वही अपने केस की तफ्तीश करके उसकी आख्या लगाएगा। उसके उच्च अधिकारी यह जानते हुए यह आख्या झूठ का पुलिंदा है, खूब होशो हवास में उस आख्या पर अपनी गुग्गी चलाकर आगे बढ़ा देते हैं। आज के शीर्षक पर बात करता हूं, हंडिया थाना प्रभारी संविधान का हत्यारा। किसी भी अवैध कार्रवाई करने में निपुण हंडिया थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार दुबे, जो 22 अप्रैल 2022 से 11 मार्च 2024 तक के अपने हंडिया थाना कार्यकाल में संविधान की हत्या करते हुए यहाँ की जनता के ऊपर तालिबानी शासन चलाया। इनके बाद आए साहेब उनसे 4 कदम आगे के निकले। धर्मेंद्र दुबे कहते थे ब्राह्मण हूं मैं, और अभी वाले तो कहते हैं उच्च कोटि का ब्राह्मण हूं। अभी वाले की बात अगले किसी अंक में विस्तार से करूंगा। उनको साष्टांग प्रणाम और लानते दोनों भेजूंगा। सच कहूं तो इन्हें ब्राह्मण के बका ही नहीं पता। ब्राह्मण वह है जो अपने स्वाध्याय के माध्यम से अपने मन और मस्तिष्क का विस्तार कर ले, वह है ब्राह्मण। ब्राह्मण पैदा नहीं होता, ब्राह्मण वह है जो अपनी जिंदगी को ज्ञान के ताप में जला डालता है। ब्राह्मण वह नहीं होता जो राधे राधे बोले और काम सब कंसों वाला करे, भ्रष्टों को संरक्षण दे, झूठी आख्याओं पर अपनी गुग्गी चलाकर भेज दे। ब्राह्मण वह नहीं होता जो अपने को कृष्ण और पीड़ित को शिशुपाल की संज्ञा दे। पता है ब्रिज के किशोर गौतम सिर्फ कृष्ण ही किसी दुखी को सुखी करने का रहस्य जानते थे। सोचने की बात है कि थाने जैसे सार्वजनिक स्थान पर बैठकर माँ बहन की गालियां देने वाला अपने को कैसे कृष्ण कह सकता है? क्या ऐसे कृष्ण की कोई सनातनी कल्पना भी कर सकता है? सब पर अलग अलग आने वाले अंक में चर्चा करूंगा। गणतंत्र का निर्माण न कायरों ने किया था और न ही इसे कायर बचाकर रखेंगे। आज धर्मेंद्र कुमार दुबे के एक पीड़ित पर किए गए जुर्म पर बात करता हूं। सिर फोड़ा और तोड़ दिया पैर, कार्रवाई के नाम पर लीपा पोती। पहली घटना साल 2022 नवंबर का महीना, दिनेश चंद पांडे का वह केस जिस पर पीड़ित दिनेश को पुलिस प्रताड़ना के कारण आत्महत्या का ख्याल आया। आपने अब तक पुलिस के हैवानियत की दर्जनों दास्तानें सुनी होंगी, लेकिन हंडिया पुलिस की जो सच्ची कहानी आज आपको मैं बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप सिहर जाएंगे। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति अपने आंसू नहीं रोक पाएगा। दिनेश पांडे जी बताते हैं कि पिछले 1.5 सालों से थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार दुबे अब ब्रिज किशोर गौतम और सुमित आनंद द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार दुबे ने पुलिस कर्तव्यों के विरुद्ध, कानून के निर्देशों के विरुद्ध पद का दुरुपयोग कर झूठे शिकायत पत्र लिखवाकर
झूठा मुकदमा बनाकर दिनेश चंद पांडे को इतना प्रताड़ित किया कि दिनेश पांडे ने आत्महत्या करने की तैयारी कर ली। लेकिन जब उनकी 3 बेटियों का ख्याल आया तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले यह फोटो और वीडियो देखिए, फिर आगे की घटना के बारे में बताता हूं। आगे की पूरी कहानी दिनेश चंद पांडे की जुबानी। दिनेश जी कहते हैं कि 19 नवंबर 2022 की शाम 5 बजे उनके भतीजे उज्जवल को शैलेंद्र, अमन, सचिन मिश्रा लात घूंसों व डंडे से मारते पीटते हैं, जिसकी शिकायत करने 20 नवंबर को दोपहर के लगभग 2-3 बजे अकेले दिनेश मिश्रा के घर अपनी बाइक से जाते हैं। दिनेश मिश्रा तो घर पर नहीं मिले। शैलेंद्र, अमन और सचिन मिश्रा ने दिनेश पांडे पर जानलेवा हमला कर दिया। बैट और राइफल की बट मारकर सिर फोड़ा, लोहे की राड से पैर की हड्डी तोड़ दी। दिनेश पांडे थाना हंडिया पहुंचते हैं तो थाने पर उपस्थित अधिकारी असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा पर पहुंचकर उनका उपहास उड़ाते हैं। वे खून से लथपथ थे, पांव में फ्रैक्चर था। थाने के पुलिस वाले कहते हैं कि टमाटर का सॉस लगाकर आए हो, आदि आदि। उनकी शिकायत नहीं लिखते हैं। उनकी शिकायत थाना प्रभारी धर्मेंद्र दुबे तब तक दर्ज नहीं करते हैं जब तक कि दिनेश मिश्रा का झूठा मेडिकल बनकर क्रॉस केस बनाने की तैयारी नहीं कर लेते। अंततः पुलिस को 2 दिन बाद मामूली धाराओं में मुकदमा लिखती है। दिनेश पांडे अस्पताल में मौत से लड़ रहे थे और उधर उनका मुकदमा लिखने के 1 मिनट बाद ही उल्टा उनके खिलाफ ही क्रॉस मुकदमा दर्ज हो जाता है। इसके बाद थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार दुबे ने फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी देकर दिनेश पांडे को अंधेरे में रखकर 31 जनवरी 2023 को धर्मेंद्र दुबे जबरदस्ती समझौता करवा कर केस खत्म कर देते हैं। मुकदमों का विवरण स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल हो रहा है। इस घटना पर जिस दिनेश चंद मिश्रा के तरफ से क्रॉस केस बनवाया गया था, उनके भाई विनय मिश्रा से मैंने बात की और उनसे निवेदन किया कि इस घटना से संबंधित आपके पास जो भी घायलों के ऑडियो, वीडियो, फोटो साक्ष्य के रूप में हो, मुझे भेजें। अपनी रिपोर्टिंग में मैं उसे शामिल करूंगा। तो उन्होंने इस घटना के साक्ष्य के रूप में मुझे एक वीडियो भेजा है। उस वीडियो को आप यहाँ देख सकते हैं। 31 जनवरी 2023 को थाना प्रभारी धर्मेंद्र दुबे दिनेश पांडे को डरा धमका कर मजबूर कर जबरदस्ती समझौता करवाकर केस खत्म कर देते हैं, जिसके उपरांत दिनेश सोशल मीडिया पर अपने साथ हुए जुर्म की कहानी लिखते हैं और प्रशासन के उच्च अधिकारियों को सूचित करते हैं, जिससे थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार दुबे नाराज हो जाते हैं और धमकाते हैं कि मेरे खिलाफ बोलना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मसल दूंगा। धर्मेंद्र दुबे के खिलाफ जांच बैठ जाती है। फिर ये दिनेश को फोन कर आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्द जांच पूरी कर गुनाहगार को सजा दिलवा दूंगा, जिसका ऑडियो आप यहाँ सुने। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ, पहचान रहे हो आवाज हमारी? नहीं, आवाज नहीं पहचान रहे। ये आप शायद सीओ साहब बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं दुबे जी बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ बोलिए दुबे जी। ये बताओ यार, वो एक बात करना चाह रहा था, मुझे बताइए, पूरी बात बताइए तो मैं आपसे बात करूँ, ठीक है? नहीं, बिल्कुल आप पूछिए। आप ये कोई तुम अकाउंट बनाया हो, कोई ट्विटर अकाउंट, कोई बिल्कुल क्या है? हाँ बनाए हैं और ये चीज से अवगत हैं आप लोग भी। काफी बार आप लोग हम लोग नहीं अवगत हैं यार। हम तो आपका जो ट्वीट आता है वो अवगत है उससे ना। सर आप लोग कितनी बार हमारे पास रिकॉर्डिंग है, दबाव बनावा गया है कि आप ट्वीट मत करिए। आपने भी बोला है कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दूंगा। आपने नहीं कहा, मैंने कभी आपने बोला है सर, 4 लोगों के बीच में बोला है कि आप ट्वीट बनाएंगे, आपके ऊपर मुकदमा। सर आप हमें पीड़ित पर पीड़ित आप लोग, मैं मजबूर होकर बनाया हूँ सर। आत्महत्या करनी जैसी स्थिति हमारी हो गई। मैं सूरत आया, सुनिए सर, पागल जैसा बैठा हूँ, ये समझ लिए हमारी स्थिति है। जिसी के साथ में अन्याय होता है उसके साथ मेरी बात सुनो ना। बोलिए सर।
वो उसको आप अपना उसको समाप्त करिए। बाकी जो तुमने बताया है कोर्ट बैठ गई है, अब हम लोग कार्रवाई 1 महीने 15-20 दिन में करते हैं उसमें, ठीक है सर। आप जो है उसको साइलेंट रहिए उसमें। मैं बिल्कुल न्याय के लिए मर रहा हूँ, हमें न्याय दिला दीजिए, हमें किसी से कोई मतलब अरे हमें मिल न्याय जाएगा, चाहिए। मैंने कह दिया आपसे ना जो मैं कह रहा हूँ चीज को। हमें भाई लकी वो लोग गिरफ्तार हों जो दोषी हैं। हमारा अभी तक शर्ट रखा हूँ पूरा ब्लड से बुरा हुआ है। हमें अब जो हम कुछ कह रहे हैं उसको सुना करो ना। हाँ, मैं हम आपकी बात कर रहे हैं सुन रहा आपसे हूँ, मीटिंग 1 में। मिनट सुन लीजिए बस। हम लोग जो तुमने बताया है प्रिवेंटिव एक्शन के लिए वो हमें अब कोर्ट बैठ गई है और 15 से 20 दिन हमें डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में लगे, अब कार्रवाई हो जाएगी उसमें, ठीक है। बस हमें सर न्याय दिला दीजिए, हमें आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको हटाइए पहले सब ना यार। तो यार बड़ी फजियत हो रही है यार, समझा करो। सर हमारा पैर टूट गया है, हम स्विगी में काम नहीं कर पा रहे हैं, दर्द हो रहा है, आँख के ऊपर बहुत दर्द हो रहा है। चलो हमने जो आपसे विश्वास दिला रहा हूँ आपको, मैं आपको विश्वास है तो आप 15-20 दिन का समय दो, मैं सारी कार्रवाई करवाता हूँ पूरा, ठीक है। ठीक है सर, विश्वास रखिए। और अब कोर्ट भी बैठने लगी है। कोई कार्रवाई नहीं होने पर फिर से दिनेश पांडे ने विभिन्न माध्यमों से धर्मेंद्र दुबे के खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद धर्मेंद्र दुबे का कहर दिनेश जी के ऊपर कई तरह से गिरा। दूसरी घटना, दिनेश पांडे कहते हैं कि उनके भाई महेश चंद पांडे जो कि हृदय रोग से पीड़ित हैं के ऊपर दिनेश कुमार मिश्र ने अपनी वैगनार गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया, जिसमें महेश पांडे के 4 दांत टूट गए, पेट और छाती में गंभीर चोटें आईं, जिसका मेडिकल भी हुआ, पर आज तक कोई FIR हंडिया पुलिस ने नहीं लिखी। इस पर विनय मिश्रा जी ने बताया कि उनकी वैगनार को दिनेश पांडे द्वारा तोड़ा गया था, जिसकी 4 वीडियो उन्होंने मुझे भेजी है जो एक समान है। उसी में से एक वीडियो को देखें। दिनेश पांडे आगे कहते हैं कि इतना कुछ होने के बाद शैलेंद्र मिश्रा, अमन मिश्रा, सचिन मिश्रा, पुत्र दिनेश मिश्रा अवैध हथियार के साथ जान लेने को आमादा होकर मेरे घर पर अवैध हथियार के साथ चढ़ाई करते हैं, जिसका वीडियो साक्ष्य है। यहाँ उस वीडियो को देखिए। हाँ वही बढ़िया बंदूक दिखाई दे। अरे सब बस चार 5 जने के बाद ग्रुप में डाले थे। फुल जूम ऐसे ज्यादा ना हुए, 6 से ज्यादा का हम गुड्डू के लगा तो मारे नहीं है। पहले तो पंडित रहे न, पंडित गाड़ी चढ़ावो थे बबलू चढ़ा दे। हाँ वही बढ़िया। इसका शिकायत पत्र दिनेश पांडे थाना प्रभारी हंडिया, ACP हंडिया, DCP गंगानगर को देते हैं, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तीसरी घटना, दिनेश पांडे को फोन करके विनय कुमार मिश्रा मां बहन की भद्दी गालियां देते हैं और गला काटकर जान से मारने की धमकी देते हैं। दिनेश पांडे बताते हैं कि विनय कुमार मिश्रा का आपराधिक इतिहास भी रहा है। सुने वह ऑडियो भी। हेलो। हाँ हेलो। गुड्डू। हाँ बोल। अच्छा ज्यादा माफिया हो गया तो का माफिया हो गया बताऊ बा? तोरे घरे वाले मारे हैं तो माफिया हो गए। पार अगर हम तोहार भाई ने तो बताया हम आवत है। हाँ का करबा? तो है जितना है ना उतना नीचा कहिए। अच्छा काट देबा? हाँ भाई तोरे रिकॉर्डिंग पहले रिकॉर्डिंग डाला है ना। तू बहुत नेता हो गया ना तू। हम नेता नहीं हमारे तू सब है। आवा अगर एक गोलाई का औलाद होगा तो आऊगा सब जने। ठीक बा? एक गोलाई का औलाद होगा सब जने आऊगा। अरे आवा 50-50 तो हो सबके करब। आवा के हो 50-50 समझ में आए। तू सब मारे है ऊपर से धमकी देता रात की। गाड़ी फोड़े से गाड़ी जो हम बात है तार धक्का मार दे भाई गिर पड़ा कि गाड़ी के फोरे मार दे जो हम मुड़ फुट गया जो हम ये बताओ थस नहीं थस।
एक बिल कहाँ है कहीं? हाँ कहाँ है? आओ आओ जो हम घरे है उबे आओ। हाँ आवा आवा घरे है आवा मरबा गुड्डू गुड्डू आवा आवा गुड्डू 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 सुना पहले बात बोला। हमारे बाप से हमारे बाप का बहुत पुराने रिलेशन है। अब भाई तेरा जो हम बाटे खून निकाल ले जा मार के। तू का है? हम तो कुछ नहीं किया, मैं तो मारत केवल गए, हम तो कुछ नहीं किया। तो हार औकात रहा हमारे भाई के ऊपर हाथ चल रहे थे। बाहर औकात पर बा हमारा औकात कुछ नहीं, तो केहू के ऊपर हाथ नहीं छोड़ा ना। हमारे भाई के ऊपर हाथ उठा दे बा। हम तो एक हाथ ना छोड़ा, तो वहीं सब मारत गए जो हम बाटे लाठी डंडा उठा से तोरे भाई हरे भतीज हरे मारे जो बाटे। हाँ गड़ासा पड़ासा लेके गाड़ी हमारी टुकड़ा चूर हो गया। गाड़ी जो हम बाटे मारे धक्का मार भाई जो हम बाटे उड़ गया मरे से बचा। गाड़ी जाके जाए लड़ाई जीत गए जो हम बाटे अपन से फोड़ के बताओ था गाड़ी फूट गया। अच्छा लड़ाई किया अब गाड़ी फोड़े है अपने से बता ही रहा कि गाड़ी फूट गया। रिकॉर्डिंग कर। अच्छा अच्छा रिकॉर्डिंग करता तो चला रखा मारे हमें कोनो मोहब्बत। अब तो रुपया देख ले अपन रुपया दिखा दे। रुपया दिखावा कुल दिखावा दारू पी बतिया था सवेरे होश में बात करा तो हम जीरो कह दे तो जीरो कह दे। ठीक बा तो हारो समझ में आई जाए जीरो बा खीरो बा। ठीक बा बेटा ठीक बा महाराज जा इसे जो चौकड्डी में पैक कर दिया तो बता दो मैं। ठीक बा सो जा सो जाए बेटा सो जा जाना। हाँ तू सब भाई जबरा बंदूक चलाऊ बा तोरे बाबू के नाम से बंदूक बा बंदूक लेके निकाल के दौड़ाई गाँव वाले में मारा था। ठीक बा अगर हमारे नाम हमार बंदूक हो ना हम तो गोली मार दे। नाम बा तोरे सबके नाम नहीं गोली तू मार सकता था भाई। तू सब हेरत है ना गोली मार दे परिवार के हमारे पीछे पड़ा है। ठीक बा हमारा हमारे नाम पे हो ना तो हम मार दे। ठीक बा कुमार मिश्रा बा बेटा तो ठीक बा। इस विषय पर मैंने विनय मिश्रा से बात की तो उन्होंने बताया कि उस समय मैं मुंबई में था। घटना की जानकारी मिलने पर भावना और आवेश में किया गया यह कृत्य था। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। दिनेश पांडे कहते हैं कि इसका शिकायत पत्र हंडिया थाने को ऑडियो रिकॉर्डिंग के साक्ष्य के साथ पेन ड्राइव में 3 बार दिया पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। चौथी घटना 12 जुलाई 2023 के दोपहर लगभग 2 बजे ग्राम भेलसी निवासी विजय कुमार का नाबालिग बेटा अनिकेत मिश्र किसी दूसरे व्यक्ति की द्रुत गति से बाइक चला रहा था जो अनियंत्रित होकर हंडिया कस्बे के पहले गंभीर चोटिल हो जाता है। पांडे के भाई महेश पांडे जो एक स्कूल में बच्चों की पुल कार चलाते हैं वहां बगल में अपनी गाड़ी पार्क कर खड़े थे। घायल अनिकेत मिश्र व नीतीश मिश्र जिन्हें गंभीर चोटें आई थी उन्हें हंडिया के देवराज सिंह के अस्पताल अपने गाड़ी से लेकर जाते हैं। वहां अस्पताल में भर्ती नहीं लेने पर उन्हें उपरदहा सरकारी अस्पताल ले जाते हैं जहां बाद में हंडिया थाने के उप निरीक्षक सुमित आनंद और मयंक पहुंचते हैं। वे दिनेश पांडे के भाई को पहचानते थे। उन्हें गाड़ी के साथ थाना हंडिया लाकर 12 जुलाई के दोपहर लगभग 3 बजे से 13 जुलाई की शाम लगभग 7 बजे तक कैद खाना में डालकर रखते हैं। थाना प्रभारी धर्मेंद्र दुबे दिनेश पांडे के भाई को अनिकेत मिश्र के घटना में लापरवाही से गाड़ी चलाने का झूठा केस बनाकर जेल में सड़ाकर मार देने की धमकी देकर 13 जुलाई को लगभग 2 बजे 40,000 अनिकेत मिश्र के पिता के माध्यम से लेते हैं। यह सारा लेन देन हंडिया थाने के अंदर सुमित आनंद के टेबल पर हुआ था जिसका वीडियो यहाँ देखिए।
चोट लग समझ ला दवाई न भाई समझ लो सहयोग हो सका दस्तखत रे पंडित गाड़ी लेकिन गाड़ी चला अपना भैया इधर हाँ आप आखिर है ना 2500 इसके बाद उपनिरीक्षक मयंक को सुमितानंद दिनेश पांडे को 2000 देने के लिए बोलते हैं। दिनेश के पास उस समय 1000 था, वह मयंक ले लेते हैं। रुपया लेने के बाद थाना प्रभारी धर्मेंद्र दुबे दोपहर 2:32 पर दिनेश के भाई के ऊपर केस बनाकर उनकी गाड़ी 3-4 महीना तक सीज कर रखते हैं। 5वीं घटना 23 जुलाई 2023 को थाना प्रभारी धर्मेंद्र दुबे उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम के माध्यम से दिनेश पांडे को एक मानहानि का विधिक नोटिस भेजते हैं। दिनेश पांडे प्रभारी दुबे को फोन करते हैं कि आपके कहने पर मैंने ट्वीट डिलीट कर दिया, फिर आपने मुझे नोटिस भेज दिया। दुबे कहते हैं वो कुछ नहीं है, मैंने पहले वकील साहब को कहा था, बाद में उन्हें मना करना भूल गया, कुछ नहीं होगा। 6ठी घटना 23 सितंबर 2023 को जिस समय दिनेश पांडे सीओ फूलपुर के स्टेनो को फोन पर अपना बयान दर्ज करवाते हैं, ठीक उसी के कुछ समय पहले धर्मेंद्र दुबे दिनेश पांडे के घर पर उपनिरीक्षक सुनील यादव को भेजते हैं और कहवाते हैं कि बयान में कहना कि किसी के उकसावे में आकर दिनेश ने झूठी शिकायत कर दी थी। पर जब दिनेश पांडे उपनिरीक्षक सुनील यादव के सामने सीओ फूलपुर के स्टोनो को फोन पर अपने साथ घटित सारी हकीकत बता देते हैं, तो उपनिरीक्षक सुनील यादव के जाने के बाद उसी दिन शाम 6:53 पर थाना प्रभारी धर्मेंद्र दुबे दिनेश पांडे के ऊपर आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कर देते हैं। थाना प्रभारी दुबे अपने इस FIR के शिकायत पत्र में यह स्वीकारते हुए लिखते हैं कि दिनेश चंद पांडे के केस में सुलह समझौता के फलस्वरूप शपथ पत्र दोनों पक्षों द्वारा अंकित कराए गए। अभिकथनों के आधार पर दोनों अभियोगों की विवेचना में 31 जनवरी 2023 को अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई है और विवेचना समाप्त कर दी गई है। यह सारा कृत्य दिनेश पांडे को अंधेरे में रखकर हंडिया थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार दुबे ने कर दिया था और दिनेश पांडे को हमेशा झूठा आश्वासन देते रहे कि अब कार्रवाई करता हूं। सुने इस केस के विवेचक सुनील कुमार यादव ने खुद फोन कर दिनेश पांडे को बताया था कि दारोगा साहब ने फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए कहा है। अब वो तो FR लगाने के लिए इंस्पेक्टर साहब बोल दिए हैं। अच्छा लगा रहा हूँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब की है इच्छा रह जाना, क्या करबा। चला हम तो तैयार है जौन चाहता बोल। चलो ठीक है, क्या करना है। चलो ठीक है, अब फिर मिली है। चलो कल आओ। प्रयागराज में SHO हंडिया धर्मेंद्र कुमार दुबे के द्वारा पीड़ित नाम से ट्विटर अकाउंट बनाए जाने और उस पर शिकायतों के अंबार के बाद फिलहाल पुलिस विभाग ने जांच बैठा दी है। ACP हंडिया को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है और रिपोर्ट के आधार पर इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई तय होगी। फिलहाल इंस्पेक्टर हंडिया
धर्मेंद्र कुमार दुबे अवकाश पर चल रहे हैं। अमरीश शुक्ल, दैनिक भास्कर, प्रयागराज। मैं इस मान्यता में अटूट विश्वास रखता हूं कि हम हमेशा सही नहीं हो सकते, ठीक उसी तरह हम हमेशा गलत भी नहीं हो सकते। इस रिपोर्टिंग में पुलिस का पक्ष नहीं आया है। मैंने धर्मेंद्र कुमार दुबे, उप निरीक्षक सुमित आनंद, वर्तमान हंडिया थाना प्रभारी बृज किशोर गौतम से इस विषय पर बात करने की कोशिश की, पर ये सभी मुझे सरकार से दिए गए सीयूजी नंबर पर ब्लॉक कर रखे हैं। एसीपी हंडिया पंकज लवानिया ने भी मेरे एक नंबर को सीयूजी पर ब्लॉक कर रखा है और दूसरे नंबर से फोन करने पर वह फोन उठाकर कहते हैं, भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। वंदे मातरम सर। हेलो, वंदे मातरम सर। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी तो आ रही। तो उनसे भी कोई सूचना नहीं मिल पाई है। अगर हमारी रिपोर्टिंग में कहीं गलती हो तो हमें सूचित करें, हम उसको सुधार कर एक और अंक ले आएंगे। प्रयागराज की पुलिस अपने पुलिसकर्मी के प्रति बहुत निष्ठावान है। वह धर्मेंद्र दुबे जैसे हरामखोर को कहती है कि तुम संविधान कानून को अपनी जूती की नोक पर रखो, पूरा पुलिस प्रशासन तुम्हारे साथ जान लगाकर खड़ा है। कुछ प्रश्न छोड़े जाता हूं, इसका जवाब प्रयागराज पुलिस के अधिकारियों के पास हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। थानों में घुसखोरी कैसे रुकेगी? धर्मेंद्र दुबे जैसे हरामखोर दरिंदे थाना प्रभारी को सजा कैसे मिलेगी? दिनेश पांडे के केस में इतने साक्ष्य होने के बाद फाइनल रिपोर्ट लगाने की शक्ति धर्मेंद्र दुबे को कहां से मिली? धर्मेंद्र दुबे जैसे संविधान के हत्यारे को उसके कुकर्मों की सजा मिलेगी भी या नहीं? धर्मेंद्र दुबे के कुकृत्यों की सारी जानकारी होने के बाद भी उच्च अधिकारियों ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या धर्मेंद्र दुबे से बड़ा भ्रष्टाचारी हंडिया थाना में इससे पहले कभी आया था? हंडिया पुलिस की लफाजी पर प्रयागराज के उच्चाधिकारी कुछ बोलेंगे भी या नहीं? धर्मेंद्र दुबे के कार्यकाल के सैकड़ों पीड़ितों से मेरी बात हुई है। इसने हर केस में कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। इस पर कब जांच होगी, पूछता है हंडिया। पिछले 20 महीनों में प्रयागराज पुलिस ने धर्मेंद्र दुबे की क्या जांच करवाई और उसकी रिपोर्ट कब तक सार्वजनिक करेंगे? हम आपसे यही कहेंगे हंडिया पुलिस, वी पीपल ऑफ हंडिया टू विन, यू आर टू लूज। सुधर जाओ। दोस्तों, आपको धर्मेंद्र दुबे जैसे भ्रष्ट दारोगा से निपटने का एक सूत्र दिए जाता हूं। भेड़िया गुर्राता है, आप मसाल जलाओ। उसमें आप में यही बुनियादी फर्क है, भेड़िया मसाल नहीं जला सकता है। जय हिंद।